अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरे साथ मुमताज़ जमाली मौजूद हैं। आज वीडियो में हमने कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके सामने रखने हैं जो कि उम्मे हबीबा के अगवा और उसके बाद फिर अगवा के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, और ख़ास तौर पर लड़की कराची की अदालत पहुंच गई लेकिन उसके साथ कोई नहीं था। लड़की को लाहौर या रावलपिंडी से कराची भेजने वाला कौन था, किसके ज़रिए भेजा गया, वो तमाम इंकशाफात जो इससे पहले नहीं हुए वो अब आपके सामने रखेंगे। और बच्ची आखिरकार अपने माँ बाप को हर चीज़ का इल्ज़ाम उनके ऊपर क्यों आयद कर रही थी, इल्ज़ामात की बौछार क्यों कर रही थी कराची की अदालत में, जब उसको समझा रहे थे कि तुम्हारा फ्यूचर किस में है और तुम किस तरह बच सकती हो। मुमताज़, बहुत शुक्रिया। यह सूरत हाल कल हमने वीडियो देखी, कल सिटी कोर्ट में नहीं आ सका, वीडियो देखी। लड़की जो थी जिसके लिए बहुत सारे लोग जद्दोजहद कर रहे थे, और ख़ास तौर पर बच्ची की जो माँ है वो फ़ाइट कर रही है, और हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ वो फ़ाइट कर रही है बल्कि उसको इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ना पैसे हैं, आने जाने का किराया नहीं है, उनको खुद पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन एक माँ है जो फ़ाइट कर रही है। अक्सर इस तरह के केसेस में या बच्चियों की जो केसेस होते हैं कि भाई नहीं आते, बहनें फील नहीं आती उनको बचाने के लिए। ये तो मैं कहता हूँ, मैं हबीबा या और भी बच्चियाँ हैं जिनके माँ बाप हयात हैं, उन्होंने अपनी इज़्ज़त दांव पे लगा के अपनी बच्ची को बचाने के लिए ना सिर्फ अदालतों के चक्कर काटे बल्कि हर जगह जाकर मुंह भी दिया, और कई बच्चियाँ महफूज भी हुई, और उम्मीद है कि उम्में हबीबा भी बच जाएगी। तो क्या सूरत हाल थी कि बच्ची, एक तो बताएं कि कराची से लाहौर कैसे गई, और लाहौर से या रावलपिंडी से कराची कैसे आई, और पुलिस का जो दावा है कि पुलिस ने बाजियाब कराया, उसमें क्या सदाकत है। जो अदालत में आपने फैक्ट्स देखे, ज़रा वो हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक पहुंचाइएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। कल जैसे हमें इत्तला मिली कि भाई इस बच्ची को पुलिस की जानिब से अदालत में पेश कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम भी शौक हो गए कि आया अचानक पुलिस ने ऐसी फुर्तियाँ कब से दिखाना शुरू कर दी। क्योंकि पहले तो पुलिस लाहौर भी गई थी, वहाँ पर भी उनको फैमिली नहीं मिली, पिंडी भी नहीं गई, फिर आपने वीडियोस बनाई, हमने वीडियोस बनाई, हो सकता है उसका असर हो या हो सकता है कोई और उन पर प्रेशर पड़ा हो। लेकिन कल इतला मिली कि भाई बच्ची को मैजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करेंगे 164 बयान के लिए। हम वहाँ गए, उनके वालिदैन जो थे पहले से वहाँ पर मौजूद थे, उनकी माँ, उनकी छोटी बहन, उनकी जो खाला थी वो वहाँ पर पहले मौजूद थी। उसके बाद पुलिस ने जो है बच्ची को पेश किया। बच्ची जो है एज यूजुअल बुर्के में थी, और स्कूल बैग भी उनके साथ, और जो हील बिलखुसूस शादियों में पहने जाते हैं वो भी उनको पहने हुए थे। तो जैसे वो कोर्ट के सामने आई तो सबसे पहले वो अपने जो उनके वालिदैन थे वो उनसे मिले, उनसे खुशी से वो मिली। अच्छा, पहले तो मुझे यही लगा कि अब जो है अपने पेरेंट्स के पास जाएगी, तो उनकी वालिदा ने उनको कहा कि बेटा तुम जो अब हमारे साथ चलो, जो कुछ हुआ सो हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ, मैंने तो शादी कर लिया है, मैंने तो निकाह कर लिया है, और मैं अब जाऊँगी अपने खावंद के पास। तो उन्होंने कहा जी अब तुम छोटी हो, अभी तुम्हारी उम्र ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैं आकिल बालिग हूँ, मुझे अपने बुरे भला का सब पता है, मैं अब खावंद के पास जाऊँगी, आप एक काम करें, आप उनके साथ सुलह कर लें। तो उनका वालिद बार बार ये असिस्ट कर रहा था कि हम सुलह कैसे करें, 2 माह हो गए, वो बंदा सामने नहीं आ रहा, वो बंदा अपने नंबर से हमें फ़ोन तक नहीं कर रहा, मुख्तलिफ नंबरों से है, अलग अलग नंबर से वो व्हाट्सएप से फ़ोन कर रहे हैं। तो हम ऐसे बंदे पर ट्रस्ट कैसे करें, सुलह कैसे करें, तुम जो है बहक गई हो और ये फैसला अपना वापस लो। तो लड़की मतलब 3 घंटे उनकी वालदा उनको मिन्नतें करती रही, उनके पैरों पर गिर पड़ी, हाथें जो है मतलब बेटी के पाँव पे गिर पड़ी। हाँ बिल्कुल, कि वापस आ जाओ, माँ जो फैसले को नजरसानी करो। लेकिन लड़की जो है मुख्तलिफ वही एक यूँ समझे तकरीर जो उनको रटी हुई थी वही बात की थी, मेरी शादी हो गई है, अब मैं अपने खावंद के पास जाऊँगी, आप सुलह कर ले। उनके बाद पसीज आता। उसके बाद जब हमने उनसे सवाल किया कि बेटा क्या मजबूरी थी जो आप जो है आपको ये कदम उठाना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि एक तो मेरी शादी करवा रहे थे 50 साल बुजुर्ग के साथ, सुहेल उस बंदे का नाम है, ठीक है, और इसलिए मैंने उनसे जो है इनकार किया और मैंने भागकर जो है ये कदम उठाया। तो वहीं पर उनकी वालदा भी मौजूद थी, उनकी खाला भी मौजूद थी, उनकी बहन भी, उम्मे हबीबा की बहन और बाप भी। उन्होंने उसी टाइम इस बात की तरदीद की, कह रहे कोई ऐसा बंदा ही नहीं था कि 50 साल हो और उसकी शादी करा, और कराची में रह रहे, हम गाँव गोट में थोड़ी रह रहे हैं, यहाँ पर अच्छे भले पढ़े लिखे रिश्ते भी हैं, गरीब हैं, लेकिन इतने जाहिल भी नहीं है कि 50 साल एक लड़के से या बुजुर्ग से हम अपनी 13 साल बच्ची के साथ हम शादी करवाएं। फिर लड़के ने इल्ज़ाम लगाया कि अम्मी जो है मुझ पर तशद्दुद करती थी, और उन्होंने पाँव पर एक निशान था जला हुआ वो दिखाया।
تو فوراً ان کی چھوٹی بہن نے کہا کہ یہ نشان تو تمہیں استری لگنے کی وجہ سے ہوا. تو اس کی چھوٹی بہن نے کہا کہ دراصل بات یہ تھی کہ ہم دونوں بہنیں جو ہے آپس میں لڑی تھی, تو میں نے استری جو ہے اپنی بڑی بہن یعنی ام حبیبہ کے پیر پہ لگائی اور اس کی وجہ سے وہی نشان جو ہے پڑا. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جھوٹ کا سہارا لے رہی تھی ام حبیبہ, یا ان کو کہا گیا کہ آپ کوشش کریں اپنے والدین کو برا بھلا پیش کرنے کی تاکہ عدالت جو ہے آپ کو واپس بھیجے. اس کے بعد لڑکی یہ کلیم بھی کر رہی تھی ام حبیبہ کہ ان کے پاس ریٹرن ٹکٹ بھی ہے اور اس کے خاوند نے اس کو ٹکٹ کرا کے دی ہے. نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا ممتاز, حیران کن بات یہ ہے کہ میں جو ابتدا میں سوال کر رہا تھا کہ بچی کراچی خود آئی, کیسے آئی, دوسرا لیکن یہاں آنے سے پہلے ایک اور چیز میں جو آپ سے پوچھ رہا تھا کہ بچی کراچی سے لاہور کیسے گئی, اور کل ویڈیو میں جو بتا رہی تھی کہ ایک مہینہ پہلے جو عبداللہ اشفاق نامی بندہ ہے اس سے اس کی جو ہے وہ گیم کے ذریعے بات ہوئی, یعنی کہ جو محبت کی لو سٹوری ہے وہ محض 1 مہینے کی ہے, اس سے پہلے وہ نہیں جانتی تھی. تو لاہور کیسے پہنچی یا کراچی سے پنجاب گئی کیسے, اور پنجاب سے واپس کیسے آئی, یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کیونکہ یہ نقطہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں جی, اگر یہ یوں سمجھیں کہ جو زہرا کاظمی کا کیس تھا اسی طرح ہی کا یہ بھی ایک یوں سمجھیں کہ ایک گیم کھیلا گیا ان کی فیملی کے ساتھ. اچھا, ایک لوڈو ہے, ایک سمپل لوڈو کنگ, ایک لوڈو یالا ہے. اس میں یہ آپ کو آپشن ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بھی بات بھی کر سکتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ آپ ویڈیو چیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو لڑکی نے جو لڑکے کے ساتھ یا لڑکے نے لڑکی کے ساتھ جو رابطہ کیا وہ لوڈو گیم کے ذریعے کیا, اور یہ کوئی 2-3 سال کا رابطہ نہیں تھا. خود ام حبیبہ اس بات کا کل اعتراف کر گئی کہ 1 ماہ پہلے اس لڑکے کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا اور 1 ماہ میں یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ اب ان کو یہ قدم اٹھانا ہے. اور جس طرح یہ بتاؤں کہ رات کو 3 وقت یعنی 3 بجے سے یہ گھر سے چلی گئی تھیں اور اپنے گھر رات کو 3 بجے گھر سے فرار ہوئی. اچھا. اور جو اسکول بیگ وغیرہ ہیں اور موبائل جو تھا گھر پہ جو بہنیں استعمال کرتی تھی وہ موبائل بھی اپنے ساتھ لے کر گئیں. اور پیرنٹس کو جو ہے ان کی چھوٹی بہن ہے وہ ان کے ساتھ ہی سوتی تھیں. ان کو جب پتہ چلا صبح کہ آپ ہی نہیں ہے تو انہوں نے اپنے والدین کو بتایا. پھر ان کے ابو جو ہے نیچے گئے, یہاں دیکھا وہاں دیکھا لیکن نظر نہیں آیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ لڑکا پہلے ان کو مختلف نمبر سے کال کر رہا تھا, تو ان کو شک پہلے ہی تھا کہ ہو سکتا ہے اس نمبر والے نے ہی ان کو کڈنیپ کیا. حالانکہ تب تک ان کو اس لڑکے کے نام کا پتہ نہیں تھا, گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا کون ہے کیا نہیں ہے. جیسے ان نون نمبر آتے ہیں پیرنٹس زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں یا بلاک کر دیتے ہیں, سم تبدیل کر دیتے ہیں. بیچارے نے بھی ایسے کیا, اس سم ہی نکال دی کرے یا خام کا نمبر آ رہے ہیں تو انہوں نے سم نکال دی. اچھا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس نمبر سے کال کی اور کہا کہ ہماری بیٹی آپ کے پاس ہے. پہلے تو انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا, بعد میں ایک عورت نے کہا کہ جی آپ کی بیٹی سیف ہے اور یہاں سے آ رہی ہے, کراچی سے پنڈی آ رہی ہے بائی ٹرین. اچھا. تو لے جانے والا کون تھا, کون لے جا رہا تھا؟ اچھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملزم کی والدہ تھی وہ فیملی کے ساتھ یہاں پر آئی تھیں اور وہ فیملی کے ساتھ ہی بچی کو جو ہے پنڈی لے کر جا رہے تھے بائی ٹرین. اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا وہ خاص اس لڑکی کو لینے آئے تھے جیسے ظہیر, یعنی کہ لڑکا خود لینے نہیں آیا, جو ملزم ہے لڑکے کے گھر والے یعنی کہ اس کی ماں یا خواتین آئی, خواتین یہاں سے اغوا کر کے لے گئی بچی کو رات کے 3 بجے. بالکل, یہ چونکا دینے والی حیران کن صورتحال ہے. تو پولیس میں ان خواتین کو ملزم نامزد کیا ہوا ہے؟ ابھی تک تو پولیس نے کچھ بھی نامزد نہیں کیا. ابھی تک تو پولیس جو ان نمبروں سے ان کو کالیں آتی ہیں, ام حبیبہ کی والدہ کو کالیں آتی ہیں. اور کل شاید میں ایک بڑی اور حیران کن بات یہ ہے کہ ام حبیبہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھی ہے اور جیسے ہی ام حبیبہ وہ تفصیل بتاتی ہے کہ میں اب شادی میں نے کر لی ہے, نکاح میرا ہو گیا, آپ صلح کر لیں, وہاں پر ایک کال آتی ہے ام حبیبہ کی والدہ کو اور والدہ چیخنے لگتی ہے کہ میں کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی, آپ جتنا بھی چاہیں میں بلیک میل نہیں کروں گی. تو وہ چیخنے لگی دیکھیں یہ نمبر ہے, ابھی مجھے بلیک میل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو پٹی پڑھائی وہ آپ نے اپنی بیٹی سے سنی. یعنی کہ وہ ملزم یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ہم نے جو بچی کو پٹی پڑھا کر یہاں سے بھیجا تھا وہ پٹی تم نے پوری پڑھ لی. اور وہ ام حبیبہ کی والدہ وہاں پر چیخ رہی ہے, پولیس والوں کو بھی کہہ رہی ہے کہ دیکھو مجھے اس نمبر سے کال آئی ہے آپ سب کے سامنے اور ہم بھی وہاں پر تھے. لیکن وہ بچی یا تو یوں سمجھیں کہ برین واش تھی یا کوئی اور معاملہ تھا, وہ ہنس رہی تھی مسلسل ہر بات پہ ہنس رہی تھی اور کہہ رہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں, آپ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. حالانکہ ہمارے سامنے اس کو کال آئی تھی لیکن لڑکی کہہ رہی تھی نہیں آپ کو جھوٹ بول رہے. اس سے قبل جب میں نے ان سے پوچھا لڑکی سے کہ آپ کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں آپ کو تشدد کیا جا رہا تھا اور آپ جو ہے انکانشیس ہو رہی تھیں, تو واقعی کوئی بھوت ووت کا مسئلہ تھا یا کوئی نشہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی کوئی نشہ وشہ نہیں تھا, مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو کب کی ہے کیسی ہے. مطلب لڑکی اس سے بھی جو ہے وہ ڈینائی کر رہی ہے. 2 خواتین ہیں جو پکڑ رہی ہیں, لڑکا پکڑ رہا ہے اور بے ہوشی کی حالت میں. اچھا ایک بات بتائیں, پھر یہ جو بچی ہے
पुलिस ने बाजियाब कराया, बच्ची कराची कैसे वापस आई, कौन साथ लाया, साथ कौन था? ये देखे बिल्कुल एक ड्रामाई सिचुएशन बन गई थी, क्योंकि पुलिस तो ये क्लेम कर रही है कि हमने जो है लड़की को बाजार कराया, लेकिन लड़की ये कह रही है कि भाई मैं खुद आई हूँ जहाज बाय एयर और मैंने अपनी रिटर्न टिकट भी करवा के रखी है। यानी कि लड़की खुद वहाँ से कराची आई है, उन लोगों ने यानी कि पार्सल कर दिया, यहाँ से अगवा करके पार्सल कर दिया और उनको समझाया, यानी कि वो गेम खेलना चाहते थे, पत्ता जैसे फेंका कि अगर लड़की वापस आई तो हमारी हो गई, अगर नहीं आए तो ज्यादा से शेल्टर रूम में जाएगी, हमारा क्या हो सकता है, कौन कुछ बिगाड़ देगा। तो लड़की बार बार ये कह रही थी कि मैंने रिटर्न टिकट करवाई है और मैं तो वापस जाऊंगा अपने खावंद के साथ, आपको अगर सुलह करनी है तो वेल एंड गुड, नहीं सुलह करनी है तो मैंने अब जो है निकाह कर लिया है। उसके बाद ये हुआ कि मैजिस्ट्रेट के सामने तमाम जो है शवाहिद रखे गए, डॉक्यूमेंट्स रखे गए और आयो ने कहा कि पहले मुझे लड़की की जो ऑसिफिकेशन टेस्ट है वो करवानी है और उसके बाद दीगर प्रोसीजर है वो करवाने हैं। तो मैजिस्ट्रेट साहब ने भी ये रिमार्क्स दिए कि लड़की देखने में बहुत छोटी लग रही है, माइनर लग रही है और जो एज पर डॉक्यूमेंट्स लड़की की उम्र भी जो है बहुत कम थी। और इन्होंने जो मुद्दई के वकील हैं उन्होंने भी अदालत में बड़े अच्छे दलाल दिए, जावेद साहब के वकील थे, मुनीब जो धामरा थे, उन्होंने अदालत में यही मुतमिन करने की कोशिश की कि लड़की बहुत छोटी है और 2011 में इनकी शादी हुई थी, 2011 में शादी हुई थी। आप अंदाजा लगाएं कि अगर लड़की माँ बाप की 2011 में शादी हुई है, अगर शादी को ही इस वक्त जो है 14 साल ही नहीं हुए तो ये कैसे मुमकिन है कि लड़की जो है 18 साल इसमें लिखा गया है, 17 साल, ठीक है। तो अच्छा, लड़की भी ये कह रही थी कि हमने कहा कि जब आपकी उम्र छोटी है तो कह रहे क्या हुआ, मैं अकेलों में वालों को मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूं। मुमताज, चौंका देने वाली तफसीलात हैं, इंशाल्लाह लोगों के सामने रखते रहेंगे, लेकिन बड़ी एक खुशी की बात है कि हमारे जो वकला थे बड़े ज़हीन थे, उन्होंने बड़ी महारत से अदालत के सामने केस रखा। और खुशी की बात और भी बड़ी है कि सिंध हाई कोर्ट की तरह जो ज़हरा काज़मी के केस में हुआ था कि बच्ची के महज स्टेटमेंट के ऊपर बच्ची को मुल्ज़मान के हवाले नहीं कर दिया, बल्कि अदालत ने बाकायदा तौर पर बच्ची का जो उम्र का तयन है उसके लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया है। तो बड़ी पेशरफ्त है। तो जज साहब भी उन्होंने भी एक कहते हैं कि एक कौम के मेहमान होने का, कौम का एक अहम सपूत होने का सबूत दिया। उम्मीद है कि बच्ची के मुस्तकबिल का बेहतर फैसला होगा। दूसरा, बच्ची हो जो देखती हो, माएँ और बाप जो हमारी वीडियोज़ देखते हैं, उनको इस वीडियो से कम ये अंदाज़ा हुआ होगा कि एक लड़की को जिसको उसके माँ बाप से जुदा करके शादी का ड्रामा रचा के यहाँ से ख़वातीन अगवा करके पंजाब ले जाती हैं और उसके बाद भेड़ बकरी की तरह उसको पार्सल करके जो है कराची मुंतकिल कर दिया जाता है। यानी कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी कि बच्ची जो है उनको अगवा करके ले गए तो अब उसको मुकम्मल तौर पर उसकी हिमायत करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे या उसका मुकम्मल तौर पर सहारा बनेंगे। लेकिन क्या किया कि अपनी जान छुड़वाने के लिए मुमताज़ के आपने अल्फाज सुने कि वहाँ से एयर टिकट करवाया, बाय एयर उसको पार्सल किया, यहाँ भेजा और उसके बाद बच्ची वापस चली गई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो अब सड़क है भाड़ में जाए। निशाद भाई सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, उन्होंने वकील भी नहीं करके दिया, लड़की बेचारी खुद अंदर गई और अच्छा एयरपोर्ट पहुंचने के ऊपर भी आप बता रहे थे कि पुलिस से खुद लड़की ने राब्ता किया। जी, एज पर लड़की ने कहा यह मौक़िफ़ है, लेकिन अभी मुझे जो लगता है कि जब तमाम तर तफसीलात आएंगी पुलिस की जानब से कि लड़की कहाँ से आई, कैसे राब्ता हुआ और लड़की के पास मेरे ख्याल में ज़ाहिर सी बात है कैसे पहुंची कैसे नहीं पहुंची, मोबाइल फ़ोन भी होगा जो इस्तेमाल कर रही होगी और अपने जो सामान ज़रूरी थे वो भी लड़की के बैग में ही थे। ठीक है, तो बहरहाल ये चीज़ें मजीद और आएंगी इंशाल्लाह, स्टेटमेंट और जो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए गए डॉक्यूमेंट्स वो सामने आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके सामने फैक्ट्स रखेंगे। लेकिन मैं आपको बार बार बताऊं कि माँ बाप ही हैं जो धक्के खाते हैं, चाहे वो गुर्बत की हालत में हो या उनके अच्छे हालात हों, अपनी बेटियों को बचाने के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगा के फील्ड में आते हैं, अदालतों के चक्कर काटते हैं और हर जगह मुँह देते हैं। कई ऐसी बेटियाँ हमने रुलती हुई देखी हैं कि माँ बाप का जब सहारा सर पर नहीं होता, उनका जब साया सर पर नहीं होता तो आपके बहन भाई आपको बचाने के लिए नहीं निकलेंगे। तो ये आप खुशकिस्मत हैं कि आपकी माँ और आपके बाप जो है आपको बचाने के लिए बाहर आ रहे हैं। बाकी अल्लाह इज्जत महफूज रखे आपको और अकल दे कि इस तरह की लोगों की बातों में नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।